फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी की परीक्षा में जो पिछले वर्षों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो शास्त्रीय संगीत है जिसके अंदर की कौन सा संगीत, कर्नाटकी संगीत, इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन प्रसिद्ध रहा है। तो इसके शास्त्रीय संगीत के लिए आपको मैं बता दूं कि इसको क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। और ये भारत के अंदर 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो इसका होगा कौन सा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और दूसरा है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ये मुख्यतः यानी कि जो उत्तर भारत का एरिया है यहाँ पर मशहूर है, यहाँ पर पाया जाता है। और जो कर्नाटकी संगीत है, शास्त्रीय संगीत, ये दक्षिणी भारत का संगीत है। और जो हिंदुस्तानी शैली है शास्त्रीय संगीत की, इसके अंदर क्या है कि राग होते हैं। वैसे दोनों के अंदर ही राग होते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसका विकास जो है वो मुग़ल कालीन, जब मुग़ल का शासन था भारत पे तब हुआ था। और इसके अगर महत्वपूर्ण कुछ संगीतकारों की बात करें तो इसके अंदर जैसे पंडित शिव कुमार हो गए, और पंडित कुमार गंधर्व हो गए, पंडित रविशंकर हो गए, ये हो गए हिंदुस्तानी शैली के गायकार। इसके अलावा जो कर्नाटक संगीत है ये कहाँ पर विकसित हुई थी, ये हुई थी जो दक्षिण के जो मंदिर है वहाँ पर ये विकसित हुई थी। इस वजह से इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भक्ति गीतों का समावेश हुआ है इसके अंदर। इसके अगर महत्वपूर्ण हम संगीतकारों की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि पुरेंद्र दास हो गए, जिनको कि पितामह कहा जाता है ये दक्षिणी शास्त्रीय संगीत का। इसके अलावा बाल रवि कृष्ण है। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये हिंदुस्तानी शैली के संगीतकार हैं, ये नहीं होगा। पंडित कुमार गंधर्व ये भी हिंदुस्तानी शैली से संबंध रखते हैं। बाल मुरली कृष्ण ये इसका राइट ऑप्शन होगा, बाल मुरली कृष्ण, क्योंकि ये जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है उससे इसका संबंध है। पंडित रविशंकर का मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तानी शैली से संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर 3, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो कि आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा कभी भी। तो चलिए देखते हैं। एम एस गिल यही ऑप्शन हो गया राइट आंसर। एक एम एस गिल कभी भी जो है आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे। इनका संबंध जो है वो ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं पहले। तो इसका ऑप्शन हो गया 1। अन्य नाम भी देख लेते हैं, जैसे कि डी सुब्बाराव ये गवर्नर रह चुके हैं, मनमोहन सिंह ये भी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, एम नरसिम्हन ये भी गवर्नर रह चुके हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब जो आरबीआई है इसकी फुल फॉर्म तो इंडियन रिजर्व बैंक हो गई। और इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, ये 1935 के अंदर हुई थी। और ये हुई थी जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और जब ये आरबीआई जब बना था तो इसका जो मुख्यालय हुआ करता था, हेडक्वार्टर, वो कलकत्ता में था। उसके बाद 1937 ईस्वी के अंदर इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अभी पूछे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो मुंबई के अंदर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1947 के अंदर इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ये आरबीआई के बारे में हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एम एस गिल, इनका संबंध आरबीआई से नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो ASCII है इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एब्रीवेशन है ASCII, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में ये क्या चीज़ है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो इस तरह से है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया।
अब ये क्या है, ये कंप्यूटर के अंदर उपयोग में आती है। इसके अंदर जो भी करैक्टर्स हैं, जो भी अक्षर है, उसको क्या किया जाता है, नंबर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि बी के लिए कोई कोड हो सकता है बाइनरी डिजिट के अंदर, और 8 बिट में होंगे, यानी कि 8 होंगे, 8 डिजिट के अंदर होंगे। जैसे कि बी के लिए 1 1 0 0 1 2 1 1, इस तरीके से ये कोड हो सकता है 8 बिट का। तो ये किसके अंदर होंगे, ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर क्या है, 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के अंदर है। तो मैं आपको सभी बता देता हूँ, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हेमिस नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है, ये है लेह के अंदर है। उसके बाद है दुधवा नेशनल पार्क, ये है यूपी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2, कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के अंदर है, तो वो है दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा अगला देखिए, वन विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद है दशीगम नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है, ये श्रीनगर के अंदर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या हो गया, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर के संदर्भ में पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, ऐसे पार्ट जिनको कि टच किया जा सकता है, तो उनको 2 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। पहला तो हो गया इनपुट डिवाइस और दूसरा है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन से हो गए, जिससे कि हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देने का काम करते हैं, जिससे कि कमांड दी जा सकती है। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा स्कैनर हो गया, ये हो गए। और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जिससे कमांड देने के बाद कोई रिजल्ट हमको मिलता है। जैसे कि हमने ए टाइप किया, तो ये कीबोर्ड से टाइप किया, तो इनपुट डिवाइस हो गई। वो दबाने के बाद जो रिजल्ट है वो कहाँ पर शो होगा, स्क्रीन पर होगा, यानी कि मॉनिटर पर। तो मॉनिटर क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। अब प्रिंट हमें स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, अगर उसको हम प्रिंट की कमांड दे देंगे तो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल आता है। तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई। तो ये हो गए इनपुट और आउटपुट। तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। पहला है वेब कैम, यानी कि कैमरा जो लगा होता है ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये किस तरीके का उदाहरण है, ये इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, वेब कैम। इसके अलावा जो प्रोजेक्टर है, उससे क्या होता है कि आप किसी भी स्क्रीन पर किसी मूवी या किसी भी डायग्राम वगैरह को देख सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। साउंड कार्ड भी इसी तरह से ही है, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गई। हेडफोन जो हम कान में लगाकर सॉन्ग सुनते हैं, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी इनमें से, वेब कैम इनपुट डिवाइस हो गई। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6, कि 1989 के अंदर रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि एक प्राइज़ है गोल्डमैन प्राइज़, आपको बताना है कि किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। अब ये जो प्राइज़ है गोल्डमैन प्राइज़, इसको हम ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। अब ग्रीन नोबेल कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है किस क्षेत्र में दिया जाएगा, ये वातावरण या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया 2, पर्यावरण के क्षेत्र में। यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसके लिए आपको ये प्राइज़ दिया जाएगा, रिचर्ड एंड रहोडा गोल्डमैन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 के अंदर हुई थी। और किसके द्वारा दिया जाता है, ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये रिचर्ड गोल्डमैन एक व्यक्ति है, यानी समाज सुधारक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, रिचर्ड गोल्डमैन। और ये इनकी वाइफ है रहोडा गोल्डमैन। तो इन दोनों के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी इस वर्ष का हम देखेंगे कि 2020 का ये जो गोल्डमैन प्राइज़ है, ये नहीं दिया गया है कोविड-19 के चलते। और इसकी घोषणा हुई है कि ये नवंबर के अंदर दिए जाएंगे, नवंबर 2020 के अंदर ये दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी।
ये तो आप सब जानते ही होंगे कि फांसी कब दी गई थी। 23 मार्च 1931 में दी गई थी। और किस आरोप में फांसी दी गई थी? जो लाहौर षड्यंत्र केस था उसके लिए फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या था कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और कब की गई थी? 17 दिसंबर 1928 के अंदर की गई थी। और इनकी हत्या क्यों की थी इन्होंने? क्योंकि जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उसके अंदर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके अंदर जो लाला लाजपत राय है वो घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए क्या किया था इन्होंने? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ये सैंडर्स को वैसे नहीं मारना चाहते थे, मारना ये स्कॉट को चाहते थे, लेकिन गलती से सैंडर्स की भी मृत्यु हो जाती है 1928 के अंदर। तो इसे ही लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया और इसी के चार्ज के अंदर इन तीनों को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? ये इंडिया हो गया और इसके नीचे क्या है? श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका को क्या कौन सी चीज़ अलग करती है? जल डमरू यानी कि पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ये पाक स्ट्रेट अलग करता है। PALK, पाक स्ट्रेट। तो इसी पाक स्ट्रेट के अंदर बीच में एक छोटा सा टापू है जिसका कि नाम क्या है? कच्चातीव द्वीप उसका नाम है। और ये देखेंगे कि 1976 ईस्वी तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र था। दोनों ही देश इसके ऊपर अपना कब्जा जता रहे थे। लेकिन 1974 में जो भारत है उसने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। यानी कि वर्तमान में ये द्वीप जो है कच्चादीव द्वीप, ये किसके अंतर्गत आता है? श्रीलंका के अंतर्गत। तो ये हो गया। तो उसका आंसर क्या हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो कच्चातीव द्वीप ये है। उसके बाद ऑप्शन ये दूसरे देख लेते हैं, जैसे कि चोराव। अब चोराव क्या है? ये है जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर स्थित है ये द्वीप, और बांग्लादेश के अंडर में आता है ये चेराव द्वीप। किस देश का है? बांग्लादेश का है। इसके अलावा इल्हा ग्रैंड इल्हा ग्रैंड जो है ये कहाँ पर है? ये ब्राज़ील के अंदर जो रियो डी जेनेरियो है वहाँ पर ये स्थित है ये द्वीप। दीवार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इल्हा ग्रैंड जो है वो कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर है, रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो वहाँ पर 1992 के अंदर क्या हुआ था? जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था 1992 के अंदर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस वो है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसके एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि जल वाष्प हो गई, वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन ये नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो जैसे कि N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और O3 यानी कि ओजोन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये मीथेन जो दिया गया इसके बारे में थोड़ा आप जान लें। जो मीथेन है उसका फॉर्मूला क्या है? CH4 है, और एक प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा जैसे ज्वलनशील होती है इसलिए इसका यूज जो है ईंधन के काम के रूप में भी किया जाता है। इसको मार्स गैस या फिर डंप गैस भी बोलते हैं। और किसी चीज़ के गलने सड़ने पर ये मीथेन गैस जो है वो बनती है। जैसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, जैसे जो बांध बने हुए होते हैं तो बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो डंप गैस ये मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा जैसे जो चावल के खेत होते हैं जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है तो उनकी जड़ें, जो चावल होते हैं वहाँ पर उनकी जड़ें गलती सड़ती रहती है, तो वहाँ से भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो ये मीथेन गैस के बारे में था। तो इसका आंसर क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आज का अंतिम क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो टांगलिया शॉल है जो ओढ़ने के काम आता है, टांगलिया शॉल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है टांगलिया शॉल का? गुजरात के साथ। गुजरात के अंदर एक समुदाय पाया जाता है, डांगसिया समुदाय। तो वो क्या करते हैं? इस शॉल को बनाते हैं जिसे कि टांगलिया शॉल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 क्वेश्चन।
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।